नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो परसों अपनी क्लास थी, इसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था कि अपने रीट का सिलेबस क्या है। जब रीट तो कौन सी रीट जो अपने प्री है, इसको हम क्वालिफाइंग टेस्ट बोलते हैं, उसमें अपना सिलेबस क्या है। उसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमें उसके बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में आपको स्ट्रेटेजी बताई थी। आज अपने हालांकि कल एक बात ये हुई थी वीडियो में कि हम बाल विकास शुरू नहीं करेंगे, हम बुद्धि शुरू करेंगे, लेकिन मेरा मानना है बुद्धि बाद में शुरू करेंगे, पहले अपन बाल विकास स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली यूनिट है अपनी साइकोलॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। कल मैंने आपको डिस्कशन में ये बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके से, मतलब उसमें जो व्यवहार है, आत्मा है, जो अपने जो मन मस्तिष्क है, चेतना का, उनके बारे में बताया था। अंत में सबसे पहले उसने आत्मा का रूप लिया था, आत्मा के बाद मन मस्तिष्क का, फिर उसके बाद चेतना का, और चेतना के बाद अगला रूप आया था व्यवहार का, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। तो वो बातें तो कल हो चुकी थी साइकोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन में। आज हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो अपनी है, जो अपने रीट का सिलेबस है, उसकी पहली यूनिट। और पहली यूनिट क्या है अपनी? बाल विकास। पहली यूनिट है अपनी बाल विकास। ठीक है साथियों, आज आपको एक बात बताता हूँ, ये अपनी पहली क्लास है। इसमें कुछ हो सकता है, कुछ कमियां रही, हो सकता है कुछ दिखने में विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहे, आवाज़ सही से नहीं आए, हो सकता है मैं ज़्यादा सामने आ रहा हूँ। तो आज की क्लास के लिए अगर कुछ गलतियाँ हो तो इनके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे इनमें सुधार होता रहेगा। चलिए करते हैं शुरुआत। तो बाल विकास के बारे में आपको पढ़ूँ तो बाल विकास की जब शुरुआत करते हैं तो मैंने आपको पहले वो बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान, आत्मा, व्यवहार। अब बाल विकास होता क्या है? बाल का मतलब होता बच्चा, और बच्चे का विकास किस तरीके से होता है? बच्चे का विकास जन्म के पूर्व से लेकर के विकास क्या होता है? विकास होता है अपने जन्म, ये नहीं है, अपन ये नहीं मान सकते कि जन्म से स्टार्ट होता है। जन्म के पहले से भी विकास होता है और आगे तक हमेशा चलता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। जिस टाइम भ्रूण बनना शुरू होता है तब से लेकर के आगे तक कंटिन्यू विकास चलता रहता है। सबसे पहले इस बाल विकास में अपने 1 नंबर पे चीज आती है अभिवृद्धि। इस बाल विकास में जो अपने 1 नंबर पे चीज आती है अभिवृद्धि, और इस अभिवृद्धि के बारे में आपको बताऊंगा पहले, फिर हम विकास पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा अभिवृद्धि क्या होती है, और अभिवृद्धि के बाद आपको बताऊंगा कि विकास क्या होता है। ठीक है, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब ग्रोथ। ग्रोथ कैसे? ग्रोथ आपकी हो सकता है, आपकी मतलब एक तरीके से शारीरिक परिवर्तन होगा आप में। ग्रोथ आपके जो विकास, जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि कैसा है? आप आई थिंक आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सही से, मैं इतना ही कुछ दिखा मैंने। तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि मतलब आपका शारीरिक परिवर्तन। आपके जो शरीर है, जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, उसमें आपके किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी मतलब हर चीज़ अलग अलग, आपके हाथों की लंबाई, आपके नाखून, आपके पैर, आपके बाल, इन सब की लंबाई या चौड़ाई बढ़ना, या फिर आपकी हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, आपकी ये कुछ, ये जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि होती है कि कोई भी हमारा फिजिकल चेंज, हमारा शारीरिक परिवर्तन जो हमें बाहर से दिखाई देता है। कैसा? कोई भी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन हमें बाहर से जो दिखाई देता है वो क्या होता है? अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि एक प्रकार से क्या है, इसके पॉइंट टू पॉइंट, अभिवृद्धि एक प्रकार से शारीरिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? शारीरिक परिवर्तन। क्लियर? अभिवृद्धि कैसा परिवर्तन है? अभिवृद्धि एक प्रकार से शारीरिक परिवर्तन है। क्लियर? यहां तक बात हो रही समझ। आगे चलते। अभिवृद्धि में क्या होता है? जैसे हमारे शरीर की लंबाई वगैरह बढ़ती है, हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, हमारे शरीर की चौड़ाई बढ़ती है, वो सब किस में आती है? वो सब अभिवृद्धि में आती है। तो अभिवृद्धि कैसे होगी? अपनी शारीरिक परिवर्तन, यानी हमारे लंबाई बढ़ना, हमारा भार बढ़ना, वो सब किस में आ गया? अभिवृद्धि में आ गया। आई थिंक दैट इज क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अभिवृद्धि पहला पॉइंट नोट कीजिए, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इधर जाता हूँ। अब देखिए, अभिवृद्धि पहला पॉइंट क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। हो गया? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब किसी भी प्रकार का हमारा शारीरिक जो परिवर्तन है, अब एक एक पॉइंट बना देते हैं। अभिवृद्धि पहला क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। अब दूसरा, अब सोचिए किसी भी प्रकार का हमारा शारीरिक जो परिवर्तन है, क्या वो शारीरिक परिवर्तन उसको हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आपकी लेंथ बढ़ रही है, ये तो है नहीं कि दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल लंबाई बढ़ रही दिखाई दे रहा है सबको। क्या आप उसको नाप सकते हो कि हाँ आज बच्चा इतने सेंटीमीटर का हो गया, आज बच्चा इतने फुट का हो गया, इतने फुट हो गया, उसको नाप सकते हैं।
तो अभिवृद्धि को क्या तोल सकते हैं? क्या आपका वजन बढ़ा? आपका वजन बढ़ा, क्या आप अपने वजन को तोल सकते हैं? बिल्कुल आप अपने वजन को तोल सकते हैं। तो अभिवृद्धि को, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और अभिवृद्धि को मैं देख सकते हैं। इन चीजों का भी अंतर जब मैं विकास पढ़ाऊंगा तब इनमें अंतर अपने आप क्लियर आएगा। तो अभिवृद्धि का पहला पॉइंट क्या है? अभिवृद्धि एक प्रकार से शारीरिक परिवर्तन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, जैसे हमारे शरीर की लंबाई है उसको नाप सकते हैं। अभिवृद्धि को तोल सकते हैं, अभिवृद्धि को देख सकते हैं। हमें दिखाई देता है कि इंसान की लंबाई बढ़ रही है, उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है उसको नाप सकते हैं, उसका वेट कितना बढ़ रहा है उसको तोल सकते हैं। तो अभिवृद्धि को शारीरिक परिवर्तन है, अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हो, देख सकते हैं। अब बोलिए, जिस चीज को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, क्या वो मात्रात्मक नहीं है? अभिवृद्धि को हम लिखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट 5 फीट बढ़ गई तो हम क्या बोलते हैं? 5 फीट। एक तरीके से मात्रा ही तो है ना, मात्रा ही है। तो 3 नंबर पॉइंट क्या हो गया कि अभिवृद्धि कैसा परिवर्तन है? अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? कि अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। क्लियर? तीनों चीजें एक बार नोट कर लीजिए। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, उसके बाद अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख सकते हैं, और उसके बाद अगला है अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। क्लियर? आई थिंक दिख रहा होगा आपको, मैं सामने नहीं आ रहा हूं, मैं हट जाता हूं कि देखो पहला वीडियो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ बोर्ड के सामने आ रहा हूँ, कहाँ नहीं आ रहा, सब चीजें खुद ही करनी पड़ती है। तो तीन चीजें होगी। अभिवृद्धि कैसी है? एक तरीके से शारीरिक परिवर्तन है, दूसरा अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख सकते हैं, और तीसरा अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। क्लियर? उसके बाद आइए, अब बताइए जो मात्रात्मक इसको देख सकते हैं, क्या वो हमारे सामने, मतलब जैसे कोई चीज होती है वो देख उसको सकते हैं, तो एक तरीके से मूर्त रूप होता है ना, मूर्त रूप, ठीक है, मूर्त रूप है। और कोई भी चीज है उसके भौतिक स्वरूप है एक तरीके से, जैसे शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन को हम देख सकते हैं, बिल्कुल शारीरिक परिवर्तन को हम देख सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, देख सकते हैं, और मात्रात्मक परिवर्तन है एक तरीके से। अब जो शारीरिक परिवर्तन जो है, अभिवृद्धि जो है वो कैसी होती है? अभिवृद्धि मूर्त स्वरूप। अभिवृद्धि किस प्रकार की होती है? मूर्त है। और कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अभिवृद्धि मूर्त और भौतिक परिवर्तन है। मूर्त कैसे? हमें दिखाई देता है, यही पॉइंट है। मूर्त और हमें दिखाई, जैसे मूर्त एक तरीके से मूर्ति से लेते हैं। अब मूर्ति जो है हमें दिखाई देती है ना, मूर्ति किस तरीके से बनी हुई है, उसकी मतलब कितनी लेंथ है, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी लंबाई चौड़ाई, आकृति कैसी उसकी, तो मूर्त रूप है। भौतिक परिवर्तन एक फिजिकल स्टेट है आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी एक अवस्था है, भौतिक अवस्था है कि हाँ ऐसा ऐसा इंसान है, उसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इस तरीके से है, तो वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। तो अभिवृद्धि, पहला पॉइंट क्या? अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट क्या? अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख सकते हैं। तीसरा अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। चौथा अभिवृद्धि मूर्त रूप होता है, और अभिवृद्धि भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर? उसके बाद 5 नंबर, एक बात बताइए मुझे कि क्या मेरी अगर लंबाई बढ़ रही है, अगर मेरी लंबाई बढ़ रही है, क्या वो लंबाई जीवन पर्यंत बढ़ेगी? क्या एक इंसान है वो लंबा होते 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 चला जाएगा? इस प्रकार से जब वो 100 साल का होगा तब तो उसकी लंबाई मान लो बहुत हाइट तक पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर किसी की लंबाई बढ़ रही है तो क्या वो जीवन पर्यंत चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए क्या होता है? अभिवृद्धि निश्चित आयु। अभिवृद्धि कैसी होती है? अभिवृद्धि निश्चित आयु तक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है? निश्चित आयु तक होती है। 5 पॉइंट हो गए, लिखिए, आपको दिख रहा होगा सामने। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख सकते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, और अभिवृद्धि मूर्त और भौतिक स्वरूप है। अभिवृद्धि निश्चित आयु तक होती है। क्लियर? यहां तक आपने लिख लिया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अभिवृद्धि जो है ना, अभिवृद्धि क्या उसका कोई फिक्स क्रम होता है? अभिवृद्धि जो है अपनी, अभिवृद्धि क्या मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज, क्या उसका कोई क्रम होता है? हो सकता है किसी इंसान की पहले मतलब शारीरिक बनावट छोटी हो, कोई किसी के हाथ ज़्यादा पहले बढ़ते हो, कोई व्यक्ति है उसके हाथ जल्दी बढ़ते हो, कोई व्यक्ति है उसकी पैरों की लंबाई ज़्यादा जल्दी बढ़ती हो, कुछ अलग अलग होता है ना। तो ये क्या है? ये किसी मतलब निश्चित परिणाम स्वरूप नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभिवृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती।
अभिवृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती है, और फिर दिशा नहीं होती तो उसका क्रम भी नहीं होता है। अभिवृद्धि की निश्चित दिशा व क्रम नहीं होती। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, एक पॉइंट। अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख सकते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। अब केवल मात्रा, ध्यान देना, केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। विकास आएगा, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों आएगा। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, उसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, देख सकते हैं। मात्रा केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। अभिवृद्धि मूर्त और भौतिक परिवर्तन है। अभिवृद्धि निश्चित आयु तक चलती है, आयु बोलो या फिर निश्चित अवस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि अवस्था तक भी चलती है ना, कि किशोरावस्था तक व्यक्ति की लंबाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो निश्चित आयु अवस्था तक चलती है। उसके बाद अभिवृद्धि का निश्चित दिशा होती है और उसकी अभिवृद्धि की निश्चित दिशा और क्रम नहीं होते। अभिवृद्धि की ना ही तो कोई निश्चित दिशा होती है और ना ही कोई निश्चित क्रम होती है। लिखिए 5 पॉइंट, 6 पॉइंट हो गए अपने सामने। उसके बाद अभिवृद्धि आती है, आपके शरीर की लंबाई बढ़ रही है। क्या आप उसको पूरे दिन सोचते हो इसमें शरीर की लंबाई बढ़ रही है, इसमें शरीर की लंबाई बढ़ रही है? नहीं, ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है। आपके शरीर की लंबाई बढ़ रही है, उसमें आप पूरे दिन ये नहीं सोचने बैठते हो कि हाँ आज 1 इंच बढ़ गया, 2 इंच बढ़ गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते हम। तो अभिवृद्धि जो है ना, अभिवृद्धि अचेतन मन का परिणाम है। अभिवृद्धि कौन से मन का परिणाम है? अचेतन मन का परिणाम है। अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। अभिवृद्धि कौन से मन के परिणाम स्वरूप होती है? अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। उसके बाद अभिवृद्धि, नेक्स्ट मैं बताऊं, अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। ध्यान देखिए, अभी विकास जब पढ़ाऊंगा आपको डेवलपमेंट तब बताऊंगा। अभिवृद्धि विकास का ही क्या है? एक भाग है। अभिवृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। आप इसके बारे में पूरे दिन सोचने नहीं बैठते कि हाँ ये ऐसी होती है अभिवृद्धि, देखो ऐसे हो रही है, आज मेरी लंबाई इतनी बड़ी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, ऐसे कुछ नहीं सोचते हम इसके बारे में। आपकी लेंथ अपनी ग्रोथ हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। उसके बाद विकास का ही भाग होती है। अभिवृद्धि किसका भाग है? अभिवृद्धि विकास का ही भाग है। कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट। नोट कीजिए, साथ साथ में नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन ये आपको मैंने बता दिया है। क्लियर? यहाँ तक देखिए, आपको शारीरिक परिवर्तन है, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, देख सकते हैं। केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। अभिवृद्धि मूर्त और भौतिक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि कैसा है? मूर्त और भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद अभिवृद्धि की निश्चित दिशा में कोई क्रम नहीं होता है, ये निश्चित आयु तक होती है, अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, और अभिवृद्धि विकास का ही भाग है। आगे चलिए, अब विकास का ही भाग है अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि कौन से विकास का भाग है? यहाँ लिखता हूँ, यहाँ आई थिंक विजिबल होगा आपको। अभिवृद्धि देखिए, अगर कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही है तो मैं बोल रहा हूँ, बोलने पे सुन लीजिए। हो सकता है, मुझे नहीं पता कि बोर्ड कहाँ तक दिख रहा है, कितना दिख रहा है। आई थिंक मैंने मेरे अकॉर्डिंग सही तरीके से सेट किया है, फिर भी अगर क्या कमी रहेगी वो मुझे भी नहीं पता। क्लास एक बार रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दिया, मुझे नहीं पता उससे हट जाके कैमरे के पीछे क्या हो रहा है। चलिए, तो अभिवृद्धि किसके अंतर्गत आती है? अभिवृद्धि विकास के तो भाग है, लेकिन विकास का भी कौन सा भाग है? अभिवृद्धि शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। कौन से विकास के अंतर्गत आती है? शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। ध्यान दे लीजिए इस चीज को, अभिवृद्धि शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। अभिवृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है और अभिवृद्धि शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। क्लियर? और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इसका क्या है कि क्या आपकी लंबाई बढ़ रही है? मैं जैसे मेरा काम यहाँ पे लिख के आपको इतना नहीं है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपने कॉपी में लिख लिया। मेरा काम है एक एक पॉइंट को समझाना, चाहे मैं एक दिन में 10 पॉइंट ही आपको समझाऊं, बट वो 10 पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि उसको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़े। आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अभिवृद्धि ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। शारीरिक विकास के अंतर्गत अब आप ये बताइए कि जो आपकी अभिवृद्धि है, क्या आपकी जो लेंथ बढ़ रही है, आपकी मतलब मैं हाइट पे लेता हूँ एक जगह, क्योंकि आप समझ जाओगे अभिवृद्धि कौन सी है। शारीरिक परिवर्तन, जो भी आप में शारीरिक परिवर्तन बढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी के हाथों की लंबाई बढ़ रही है, किसी के ऐसे चेहरे पे दाढ़ी वगैरह आ रही है, किसी के बाल बढ़ रहे हैं, किसी के नाखून बढ़ रहे हैं, किसी की लंबाई बढ़ रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है उस तरीके से। किसी के दांत पहले छोटे थे, कच्चे दांत थे, दूध के दांत आते ना, पहले दूध के दांत थे, फिर नए दांत आए, ये सब अभिवृद्धि में आता है। जो कुछ हमें दिखाई देता है वो अभिवृद्धि में आता है। अब ये बताइए कि क्या इस अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य है? हमारे शरीर की लंबाई बढ़ रही है, क्या उस लंबाई का कोई टारगेट है कि मतलब फिक्स टारगेट है क्या कि वो 6 फीट में बढ़नी है, 10 फीट में? कोई उसका लक्ष्य है?
क्या उसका कोई उद्देश्य है कि लंबाई बढ़ने का मतलब हाँ लंबाई बढ़ेगी तो ये होगा, इसका कोई नहीं तो कोई लक्ष्य होता है और ना ही कोई उद्देश्य होता है। तो अभिवृद्धि जो है ना, अभिवृद्धि का ना ही तो कोई लक्ष्य होता है और ना ही कोई उद्देश्य होता है। लक्ष्य और उद्देश्य नहीं होता है। अभिवृद्धि का लक्ष्य और उद्देश्य नहीं होता है। ये लिख लीजिए, 10 पॉइंट होगा आपको। पहला कौन सा? अभिवृद्धि अपना शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक विकास से संबंधित होती है, बता दिया आपको बात। अभिवृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, देख सकते हैं। अभिवृद्धि केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। उसके बाद अभिवृद्धि मूर्त और भौतिक होती है। अभिवृद्धि निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। अभिवृद्धि की दिशा व क्रम निश्चित नहीं होते। अभिवृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, बिल्कुल। अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। अभिवृद्धि एक प्रकार से शारीरिक विकास है और अभिवृद्धि का ना ही तो कोई लक्ष्य होता है और ना ही कोई उद्देश्य होता है। आई थिंक यहां तक आपकी चीजें समझ में आ गई। तो अभिवृद्धि कैसा परिवर्तन है? एक तरीके से अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है। अभिवृद्धि कैसा परिवर्तन है? एक तरीके से शारीरिक परिवर्तन है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ परिभाषा, हालांकि परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि बाल विकास। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं। एकदम ऐसे लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस की फीलिंग आनी चाहिए कि हम सामने बैठे हैं। बस इतना ही फर्क है कि मैं वर्चुअली आप मतलब वर्चुअली आपके सामने हूँ, रियल नहीं है, लेकिन ऑफलाइन क्लास की तरह फील आनी चाहिए आपको। चलिए, अब हम बाल विकास जब पढ़ रहे थे, बाल विकास का ही मैंने पहला भाग आपको क्या बताया था? अभिवृद्धि। ये जो बाल विकास होता है ना, बाल विकास, ये बाल विकास होता क्या है? बाल विकास जो है, बच्चे का जो विकास है, ये होता क्या है? बाल विकास की शुरुआत, देखिए डेवलपमेंट अलग चीज है, बाल विकास कहाँ से शुरू होता है? आपको कोई पूछे तो आप कहाँ से शुरू होता है? गर्भावस्था से शुरू होता है। जिस दिन भ्रूण का निर्माण, पहले दिन एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण, जिस दिन पहली बार जब भ्रूण का निर्माण शुरू होता है, पहले दिन, पहली मिनट, पहली सेकंड, पहली माइक्रो सेकंड, तब से लेकर के और कहां तक होता है? किशोरावस्था तक। बाल विकास होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। बाल विकास गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होता है। क्लियर? अब एक डेफिनेशन आती है किसकी? क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन आती है। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा। क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि जो अपने मनोविज्ञान की वह शाखा, यही बात है जो मैंने बताई ना आपको, ये वाली, कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, वो कौन सा होता है? वो बाल विकास होता है। ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। मनोवैज्ञानिक के नाम है क्रो एंड क्रो, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मैडम और सर दोनों, ठीक है ना? क्रो एंड क्रो। क्लियर? क्रो एंड क्रो, क्रो का मतलब वो मतलब है ना कौ, CROW, क्रो मतलब कौवा, वो नहीं है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, दो हस्बैंड वाइफ थे, कपल थे, इतनी चीजें कोई पढ़ने की बड़ी जरूरत नहीं है, बस अपने मैंने याद नहीं थी। उनका परिभाषा क्या थी कि बाल विकास वह है कि मनुष्य का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? बाल विकास के अंतर्गत। तो परिभाषा लिखिए कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। अब देखिए, अब बात आती है, बाल विकास होता है और एक होता है बाल अध्ययन, स्टडी। पहले आता है इस बाल विकास का प्रतिपादक कौन था? बाल विकास को किसने दिया था? सबसे पहले बाल विकास का प्रतिपादक, इसको देने वाला कौन था? फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कौन थे? पेस्टालॉजी। देखिए मनोवैज्ञानिक नाम है, आपको एक दो बार थोड़े कंफ्यूजन होगा, आपने कहीं पढ़े हुए, कई लोग इनको, इनके जो मनोवैज्ञानिक नाम है ना, उनको थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन यहाँ जो बता रहा हूँ ना, वो ये बता रहा हूँ कि आपकी जो बोर्ड की जो किताबें हैं, जो साइकोलॉजी की 11th 12th में चलती हैं, उनसे उठाई गई ये चीज़ें।
तो बाल विकास के प्रतिपादक कौन है? पेस्टालोजी। और अगर आपको पूछे कि बाल अध्ययन के पिता कौन है, तो किसका नाम लोगे? स्टेनले हॉल का नाम लोगे। किसका नाम लोगे? ये मनोवैज्ञानिक हैं। अब देखिए, आप साइंस पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उनमें अलग अलग विचारक होते हैं। कहीं पे कोई अर्थशास्त्र होते हैं, कहीं पे कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं, वो आते हैं ना, वे कहीं पे कुछ भूगोल शास्त्री होते हैं, तो उनका नाम होता है। वैसे ये मनोवैज्ञानिक है सारे सारे, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान में बाल विकास हम पढ़ रहे हैं। तो बाल विकास क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन क्या थी कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। बाल विकास के प्रतिपादक कौन थे? पेस्टालोजी थे। और बाल अध्ययन के पिता कौन थे? स्टेनले हॉल थे। ये 4 पॉइंट नोट कीजिए। आगे चलते हैं फिर। आई थिंक आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर मैं आपको बता दूं, पहली क्लास है, कुछ 19-20 हो सकता है, कुछ कहीं पे क्लियरिटी नहीं आई, कुछ दिखने में दिक्कत हो, आप बेझिझक आप मुझे बता सकते हो क्या ये आज की क्लास हमें दिक्कत हुई, क्योंकि शुरुआत है, धीरे धीरे आगे ग्रो हम करते चलेंगे। अभी देखो, पेस्टालोजी है ना, पेस्टालोजी, इससे पेस्टालोजी ने क्या किया था? सबसे पहले जब ने पेस्टालोजी को, इसको प्रतिपादक क्यों कहते हैं? मैं हालांकि आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि इसको प्रतिपादक कहते हैं, लेकिन अब कहते क्यों हैं? मेरी क्लास का एक उसूल सीधा है। मैं जब पढ़ता था और आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तब के मैंने एक किया है। सब लोग पूछते हैं क्या है, मैं हमेशा क्या के बाद एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों है? कोई भी चीज़ कि बाल विकास ये क्यों है, क्या है, ये पूछ रहे हैं लोग कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक है, लेकिन मैं सीधा ये पूछता हूँ कि क्यों है। आप किसी भी टीचर से पूछिए गर्भावस्था से क्यों होता है, किशोरावस्था तक ही क्यों होता है, कोई जवाब नहीं देगा। मैंने आपको भी बताया ना, जिस दिन पहले दिन भ्रूण बनना शुरू होता है उसी दिन उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसी दिन उसकी स्टडी स्टार्ट होती है, इसलिए गर्भावस्था शुरू होता है। और किशोरावस्था तक अधिकतम युवाओं का विकास होता है, उसके बाद डेवलपमेंट बहुत स्लो पड़ जाता है, बहुत धीरे हो जाता है। फिजिकल मतलब फिर चेंजेस बहुत कम होंगे, हाइट बढ़ती है, कहते हैं ना कि 20-21 साल से बढ़ जाती है, उतनी बढ़ जाती है। हालांकि उसके बाद भी कुछ परिवर्तन होते हैं, पर ज़्यादातर किशोरावस्था से होता है। ये बात कौन बोलते हैं? क्रो एंड क्रो। प्रतिपादक कौन है? पेस्टालोजी। पेस्टालोजी प्रतिपादक क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक विधि दी थी, कौन सी? बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी विधि दी थी। किसने दी थी? पेस्टालोजी ने। किसने दी थी? पेस्टालोजी ने। बेबी बायोग्राफी क्या है? एक छोटे बच्चे पे इन्होंने प्रयोग किए थे, एक छोटे बच्चे पे इन्होंने प्रयोग किए थे। पेस्टालोजी ने कौन सी विधि दी थी? बेबी बायोग्राफी विधि दी थी। किसने दी थी? पेस्टालोजी ने। कौन सी विधि दी? बेबी बायोग्राफी विधि दी। और कब दी ये विधि? ये विधि दी 1774 में, 1774 में। क्लियर? लिख लीजिए। तो पेस्टालोजी को क्यों कहते हैं? क्योंकि पेस्टालोजी ने बेबी बायोग्राफी विधि दी थी। और बेबी बायोग्राफी विधि कब दी? 1774 ईस्वी में। अब जो अपने स्टेनले हॉल है, इनको बाल अध्ययन का पिता क्यों कहते हैं? स्टेनले हॉल है, इनको बाल अध्ययन के पिता क्यों कहते हैं? इन्होंने 2 संस्थाएं खोली थी। 2 संस्थाएं कौन सी? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरी कौन सी? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किसने खोली थी? स्टेनले हॉल ने। और कहाँ खोली थी? यूएसए, अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। तो देखिए, पेस्टालोजी क्यों कहते हैं प्रतिपादक? क्योंकि पेस्टालोजी ने बेबी बायोग्राफी विधि दी, कब दी? 1774 ईस्वी में। और स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टेनले हॉल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। कीजिए नोट दोनों पॉइंट को।
मैं शायद आपके बार बार आपके सामने आ रहा हूँ, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप क्लियरली विजिबल हो। उसके बाद चलिए आगे एक चीज़ बताता हूँ। जो स्टैनले हॉल है ना, इन्होंने एक बुक लिखी थी एडोलसेंस। स्टैनले हॉल ने उन्होंने बुक लिखी थी एडोलसेंस। एडल्ट कहते हैं एडल्ट मतलब जो युवा किशोर उनके बारे में एडोलसेंस उन्होंने बुक लिखी थी। इसलिए स्टैनले हॉल क्या कहते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा बीच में लिख रहा हूँ अलग पॉइंट। देखिए मेरे लिखने का तरीका इसी तरीके से, तो इसी तरीके से आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे, नोट्स बनाने के परफेक्ट तरीका है। अब बताऊँ आपको, किशोरावस्था का जनक कहते हैं स्टैनले हॉल, क्या कहते हैं, किशोरावस्था का जनक कहते हैं। अब इसी चीज को देखिए, पहले इसको समझाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। स्टैनले हॉल ने बुक लिखी एडोलसेंस, और एडोलसेंस बुक लिखी और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, किशोरावस्था का जनक कहते हैं। किशोरावस्था का जनक भी कहते हैं, और बाल अध्ययन के पिता भी कौन है, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कौन कौन सी क्या की, एक तो यूएसए में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी खोली और एक चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खोला। उसके बाद जो बाल विकास है गर्भावस्था से किशोरावस्था होता है, ग्रो एंड ग्रो बोलते हैं बात, और बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी की विधि है 1774 में दी थी, इसीलिए इनको प्रतिपादक कहते हैं। क्लियर, ये चीजें एकदम क्लियर आपको आई थिंक आपने लिख ली होगी। ठीक है, अब आपको मैं वो चीज बताता हूँ कि क्या तो मैं कुछ कर रहा आपको कि लिखने का तरीका कैसा होता है। देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आप नोट्स ऐसे डिजाइन करके बैठोगे ना कि आपने अलग अलग कलर के पेन लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नोट्स अच्छा, हालांकि मैं ये भी कहता हूँ नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए, बट इतने ही अच्छे होने चाहिए कि उसको आपको विजिबल हो, आपको पढ़े। अब आपने मान लीजिए यही मैंने चार पांच लिखे, स्टैनले हॉल के बारे में लिखा था यहाँ पे, पहला एक पॉइंट ये बनाया कि स्टैनले हॉल इसके पिता कहते हैं, फिर दूसरी स्टैनले हॉल को बाद में इसका मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, और सॉरी किशोरावस्था जनक कहते हैं क्योंकि उन्होंने एडोलसेंस पुस्तक लिखी। अब देखिए एक पॉइंट कितना बड़ा हो गया, सिंपल सी बात, आपने स्टैनले हॉल लिखा था, आपने स्टैनले हॉल के बारे में लिखा, उसके बारे में एक पॉइंट आपने यहाँ लिख दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया, तीसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया, आपको समझ में आ गया कि स्टैनले हॉल है। क्लियर, आपका अलग तरीका होगा बनाने का, बट मैं बता रहा हूँ ज़्यादा कम समय में अच्छे नोट्स बनते हैं। स्टैनले हॉल के बारे में कि इन्होंने बुक लिखी एडोलसेंस, इनको क्या कहते हैं, किशोरावस्था का जनक कहते हैं, बाल अध्ययन का पिता कहते हैं। इन्होंने अमेरिका में चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी खोली। ओके, ये इस तरीके से आप छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से पूरी चीजें लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये अपनी आज की छोटी सी क्लास थी। आई थिंक इसमें कुछ कमियां रही होंगी, मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट है, पहली क्लास है तो हो सकता है कुछ दिक्कत रही होगी, आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें क्या देते हैं, हौसला देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।